ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस बाय सैम। मेरा नाम है सर अतीक मानिया। और आज जो है वो हम लोग एक नया टॉपिक, नया तो नहीं, खाली टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे। इसका कंटिन्यू लेक्चर है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टेक होल्डर के ऊपर। तो आज जो है वो बेसिकली हम लोग स्टेक होल्डर का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। और बेसिकली इसकी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स छोटे मोटे रह गए थे उन कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आप इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या पढ़ा है। अच्छा, अब बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टेक होल्डर पढ़ा था। और मैंने आपको ये बताया था कि सॉरी, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो जिनका बिजनेस में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट होता है। और ये वो लोग भी होते हैं जो बिजनेस की डिसीजन से अफेक्ट होते हैं। अच्छा, ऐसे कौन लोग होते हैं? मैंने आपको बताया कैसे लोग होते हैं कस्टमर्स, ऐसे लोग होते हैं एम्प्लॉयज, ऐसे लोग होते हैं लोकल कम्युनिटी, लेंडर्स जिसने बिजनेस को उधार दिया हुआ होता है, जो है सप्लायर्स, एंड द गवर्नमेंट। तो ये सारे वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। और बिजनेस की डिसीजन मेकिंग से ये सारे के सारे लोग अफेक्ट भी होते हैं। और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो इन सारे लोगों के रोल्स पढ़े थे, राइट्स पढ़े थे, और इन सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। यानी कस्टमर का क्या रोल है, ठीक है, और कस्टमर का क्या राइट है, और कस्टमर की बिजनेस की टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी का एक कंटिन्यूड पार्ट। और बेसिकली आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस डिसीजंस होते हैं जिनका क्या इम्पैक्ट आता है बिजनेस के वजह से स्टेक होल्डर्स के ऊपर। यानी इन सिंपल वर्ड्स, आज हम कुछ ऐसे बिजनेस डिसीजंस देखने जा रहे हैं जिनका स्टेक होल्डर पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर आता है। तो अगर आप स्क्रीन पर फोकस करें तो यू वुड सी इन द फर्स्ट लाइन, in the first what do you call कॉलम, आपको नजर आएगा बिजनेस के कुछ डिसीशंस। ठीक है, इन द फर्स्ट कॉलम अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको बिजनेस के कुछ डिसीशंस नजर आ रहे हैं, ये रहे। ठीक है, बिजनेस की कुछ डिसीशंस की बात हो रही है यहां पर। और अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखें तो सबसे पहला बिजनेस का जो डिसीजन है वो है टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री टू एक्सपैंड द बिजनेस। यानी एक बिजनेस जो है वो नई फैक्ट्री खोलने जा रहा है और अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने जा रहा है। ठीक है, बिजनेस जो है वो एक नई फैक्ट्री खोलने जा रहा है और ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने जा रहा है। अच्छा, ये जो डिसीजन है ये एक बहुत कॉमन सा डिसीजन है। आपने बहुत सारे बिजनेसेस को, जो ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं, आपने उनको डिसीजन लेते हुए देखा होगा। ठीक है, सो सवाल ये है कि अगर एक नॉर्मल बिजनेस जो है वो ये डिसाइड करे कि उसने जो है वो एक्सपैंड करना है, तो उसने जो है वो नई फैक्ट्री खोलनी है, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना है, तो इस डिसीजन से, आई रिपीट, इस डिसीजन से बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। इस डिसीजन से बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेक होल्डर लिखा है वो लिखा है एम्प्लॉय। अब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि एम्प्लॉय जो है वो बिजनेस का स्टेक होल्डर होता है। एम्प्लॉय बिजनेस का स्टेक होल्डर होता है क्योंकि एम्प्लॉय कनेक्टेड है, उसका घर चल रहा है, बिजनेस चलता है, बंद हो जाता है, ग्रो करता है, कॉन्ट्रैक्टर जाता है, इन सारी सिचुएशंस के अंदर एम्प्लॉय का डायरेक्ट कनेक्शन है बिजनेस के साथ। तो विदाउट अ डाउट एम्प्लॉय इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, नहीं तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, अपने 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 ऑपरेशंस को एक बड़े स्केल पर लेके जा रहा है, तो इस डिसीजन से एम्प्लॉय के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इससे एम्प्लॉय के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आता है एक बिजनेस के ऊपर एक्सपेंशन, सॉरी, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक्सपेंशन से, वो ये है कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं।
ठीक है ना, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। इट इज ऑब्वियस। एक बिजनेस छोटे स्केल पर काम कर रहा था तो 10 बंदे काम कर रहे थे, ठीक है। अब वही बिजनेस बड़े स्केल पे चला गया तो 10 की जगह 20 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे। आप ये इंपैक्ट लिख सकते हो। आप ये भी इंपैक्ट लिख सकते हो कि जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज का वर्कलोड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो कि यार जब बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होगा तो प्रोबेबली जो है वो एम्प्लॉयज के पास प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब मैं अपना बिजनेस अगर बड़े स्केल पर ले जा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है आई विल नीड मोर मैनेजर्स, मोर डायरेक्टर्स। अब एक तरीका तो ये कि मैं बाहर से कोई ले आऊं, दूसरा तरीका ये कि मैं अपने पुरानी इंप्लॉय को प्रमोट कर दूं। तो बहुत सारे इंपैक्ट्स आते हैं इंप्लॉय के ऊपर जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। देर आर मोर, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप एक और पॉइंट देखो तो वो ये है कि देर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अच्छा भाई, दूसरा पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है न्यू वर्किंग मेथड्स इन दिस फैक्ट्री माइट रिक्वायर न्यू स्किल्स। अब ये भी है, अब जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नए नए किस्म की अलग अलग किस्म के सिर्फ इंप्लॉयज नहीं चाहिए, उसको अलग अलग किस्म की स्किल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है बिजनेस बड़े स्केल पे जा रहा है तो उसको अब ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है। पहले वो लोग पेपर बांटते थे रोडों के ऊपर मार्केटिंग के लिए, अब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ गए तो एम्प्लॉय के लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए होगा। पहले जो है वो चाय बनाते थे, अब कैफे बना लिया, वहां कॉफी चाहिए, स्टेक चाहिए, चाय की दुकान से रेस्टोरेंट बन गया, कैफे चल बन गया। तो दूसरा इंपैक्ट ये कि नए नए वर्किंग मेथड्स जो है वो चाहिए होंगे और इसकी वजह से एम्प्लॉयज के अंदर न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका रिएक्शन क्या है। अब आप देख सकते हो पहला रिएक्शन इसके अंदर ये बनता है कि मोर पोटेंशियल इंप्लॉइज सीकिंग अ जॉब, ठीक है ना। अब जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो उन एम्प्लॉयज को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब मिलने की जिनके अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज है। देखो हर बंदा पोटेंशियल नहीं होता, ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि देखो हर बिजनेस के अंदर अलग स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है और हर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट भी अलग होता है, ठीक है ना। हर बंदा हर किस्म का काम नहीं कर सकता, ठीक है। अक्सर लोग जो है वो किसी भी किस्म की जॉब कर लेते हैं मजबूरी में, क्या करें। लेकिन हर किसी के अंदर हर चीज करने की पोटेंशियल नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने दी जरूर है, सबको एक जैसा दिमाग दिया है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों की पोटेंशियल डिफर करती है। यू माइट, आप अपने आप को देख लो, बचपन में शायद आपको पायलट बनना हो लेकिन अब आप बैठे तो बिजनेस की क्लास में हो ना। या शायद आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना हो, अब आप बिजनेस की क्लास में बैठे हो। बचपन में कुछ और था, आप कुछ और है। वक्त के साथ साथ हालात जज्बात बदल जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ट्रेड यूनियन माइट डिमांड हायर पे फॉर स्किल्ड वर्क। बिजनेस के ऊपर रिएक्शन आ सकता है कि भाई अब जब एक्सपैंड कर रहे हो तो पे, ट्रेड यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंप्लॉय के राइट्स के लिए लड़ती है। अब बिजनेस एक्सपैंड होगा तो ट्रेड यूनियन के दिमाग में लालच आ गई कि यार बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। अब क्या हो सकता है, ट्रेड यूनियन कंपनी को प्रेशराइज करना शुरू कर दे कि भाई हमें तो हमारे वर्कर्स के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए। हो सकता है ये इंपैक्ट, सॉरी रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपैक्ट है जो एम्प्लॉयज के ऊपर आ सकते हैं कंपनी के एक्सपेंशन की वजह से, और कुछ रिएक्शन है जो कंपनी के ऊपर आएगा। अच्छा, अब अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो लोकल कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली बात है जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो जिस एरिया में जा रहा है उस एरिया के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी ना यार। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या क्या इतना कोई रॉकेट साइंस है। सीधी बात है, आप खुद इमेजिन करो अगर आपका बिजनेस होता और आप अलग अलग एरियाज में ऑपरेट कर रहे होते तो आपकी भी कोशिश यही होती कि यार मैं उसी एरिया का बंदा रखूं ताकि एम्प्लॉय की ट्रैवलिंग कम हो, उसकी कॉस्ट कम हो, आराम से आ सके और जा सके, सुबह जल्दी भी पहुंच जाए क्योंकि करीब रहता है, और रात को अगर लेट भी हो जाए काम से तो भी टेंशन ना हो, घर जल्दी पहुंच जाए। तो जब बिजनेस एक्सपैंड करता है
तो जिस एरिया में, जिस सिटी में एक्सपैंड कर रहा होता है, उस एरिया या उस सिटी के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होती है। हम बेसिकली सिटी की बात तो नहीं करेंगे, हम एरिया की बात करेंगे। बिकॉज स्टेक होल्डर्स में जब हमने बात की थी लोकल कम्युनिटी की, वी वर स्पेसिफिकली रिफरिंग टू दोज पीपल हु लिव इन द सराउंडिंग एरियाज ऑफ द बिजनेस। तो पहला इंपैक्ट ये है कि भाई अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो आसपास के रहने वाले लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। अच्छा भाई, दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो आसपास के रहने वाले लोग डिस्टर्ब तो होंगे, सीधी सी बात है। अब बिजनेस, पहले एक छोटी दुकान थी, बड़ी दुकान है, तो पोल्यूशन भी होगा, ट्रैफिक भी होगा, कंजेशन भी होगा, 100 किस्म के मसले हो सकते हैं। ठीक है ना। पहले हो सकता है उस जगह खाली पड़ी होती हो, कोई नहीं था उस पर, अब वहां पर बिजनेस आ गया, अब जगह ऑक्यूपाई हो गई। आपने देखा होगा, बहुत जगहों पे होता है, खाली प्लॉट था, मोहल्ले वाले गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अब वहां बिजनेस खुल गया, बिजनेस कहता है भाई अब थोड़ी मैं पार्क करने दूंगा, जब तक खाली प्लॉट था, अब तो मेरी जगह है, ये मैं बिजनेस चला रहा हूँ, यहाँ तो मेरी जो ना बाइक्स या गाड़ियां या डिलीवरी वैन या जो भी है वो पार्क होगी। ये इंपैक्ट आता है लोकल कम्युनिटी के ऊपर, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन बिजनेस के ऊपर रिएक्शन भी आ सकता है। हो सकता है जब बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा हो तो मोहल्ले वाले यानी लोकल कम्युनिटी वाले जो है परमिशन देने के लिए तंग करें, हम नहीं दे रहे परमिशन, ठीक है ना, हम नहीं करने दे रहे काम, तंग करें लोकल कम्युनिटी वाले। इसीलिए ज्यादातर लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं, आगे पीछे किसी को बताते नहीं, डायरेक्ट बिजनेस खोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पहले से बता दिया, लोग जो है वो सॉरी फड्डा करने आ जाएंगे, वो बताते ही नहीं है। ठीक है ना। तो प्लानिंग की परमिशन ना मिले, या हो सकता है लोग पहले ही बाइकआउट कर दें, खुलने से पहले ही आपको रुकवा दें काम। या फिर हो सकता है आपकी गाड़ियों को, बसेस को, ट्रक्स को, डिलीवरी वैन्स को आने ही ना दें, कि नहीं भाई ये तो हमारा रहने का एरिया है और ये डिस्टर्ब हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ट्रक्स नहीं आएंगे, किसी भी किस्म से वो तंग कर सकते हैं। ये एक रिएक्शन आ सकता है आपके ऊपर या बिजनेस के ऊपर एक्सपेंशन का। अच्छा भाई, और बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है डेफिनेटली। अब हम पहले से क्या पढ़ते हुए आए, हम पहले से ही पढ़ते हुए आए कि जब एक बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, और जब बिजनेस प्रोड्यूस ज्यादा करता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये कस्टमर के लिए तो फायदा ही फायदा है कि अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, प्रोड्यूस ज्यादा करेगा, एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो वो एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, एवरेज कॉस्ट गिरेगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम चार्ज होंगी। ठीक है ना, क्योंकि जब बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है तो बिजनेस को मेक श्योर करना होता है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी एवरेज कॉस्ट गिराए और फिर कम सेलिंग प्राइस चार्ज करके ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अच्छा भाई, लेकिन एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जब बिजनेस, बहुत दफा आपने देखा भी है, बहुत सारे बिजनेसेस जब एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और जब वो बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी के पीछे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखा है हमने, जब बिजनेस बड़े स्केल पे चले जाता है तो क्वांटिटी की ज्यादा बात आ जाती है और क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखा है हमने, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जब बिजनेस बड़े स्केल पे चला जाता है तो बिजनेस का गेम ज्यादा नंबर गेम हो जाता है, नंबर्स नंबर्स नंबर्स, और ज्यादा नंबर के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। छोटा बिजनेस हमेशा कोशिश करता है कस्टमर ना जाए, तो वो क्वालिटी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है। बड़ा बिजनेस वो कहता है ज्यादा कस्टमर है, उसकी प्रायोरिटी अब मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो अक्सर बड़े बिजनेसेस जो होते हैं उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है ना, ये इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, अब इस सारी चीजों से, एक्सपेंशन से, कस्टमर की तरफ से बिजनेस पे रिएक्शन क्या आ सकता है वो भी आपके सामने है। कि अगर बिजनेस ने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की और प्राइसेस कम चार्ज की तो सेल्स बढ़ सकती है, सेल्स बढ़ सकती है। ये एक जो है डिसीजन था बिजनेस का, अगर वो एक्सपैंड करता है, तो अगर एक बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है ये उसका डिसीजन है, उसके इस एक्सपेंशन के डिसीजन से
तीन अलग अलग स्टेक होल्डर्स की हमने बात की, इंप्लॉय, लोकल कम्युनिटी, कस्टमर। इन पे क्या इंपैक्ट आएगा वो लिखा हुआ है, और किस तरीके से वो स्टेक होल्डर्स बिजनेस की तरफ रिएक्ट करेंगे वो लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया अभी। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब आपके सामने एक और डिसीजन लिखा है बिजनेस का, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, टेक ओवर। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको याद भी दिला देता हूं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो याद होगा, लेकिन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, या जो ये पहली बार रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं या पहली बार बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो आई प्रीटी श्योर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, टेक ओवर का क्या कॉन्सेप्ट है। टेक ओवर का मतलब यह है कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया, टेक ओवर तो समझ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि ये एच आई, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है, और दोनों का जो स्टेज है वो सेम है। लेवल की बात नहीं कर रहा, सेम स्टेज की बात कर। सो फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा, होंडा, ये दोनों कंपनीज गाड़ियां बनाती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और दोनों सेकेंडरी सेक्टर पे है। तो दोनों का स्टेज सेम है। मैं फिर से बता रहा हूं, सेम स्टेज की बात हो रही है, सेम लेवल, सेम रेवेन्यू, सेम प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं हो रही, स्टेज की बात हो रही है। तो दोनों बिजनेसेस का जो स्टेज है वो सेम है। तो अगर होंडा ने टोयोटा को खरीद लिया तो यह है टेक ओवर। और सिंस ये दोनों सेम स्टेज पर हैं, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो आपके सामने डिसीजन यही नजर आ रहा है कि एक बिजनेस है, उसने ये डिसाइड किया है, एक बिजनेस है, उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने कंपेटिटर को खरीदने जा रहा है। ठीक है, और एक ऐसा कंपेटिटर जिसका लेवल और सॉरी जिसका स्टेज और आपका स्टेज बराबर है, सेम है। अच्छा भाई, हो गया ये प्रोसेस। अब सवाल ये है, सबसे पहला, अगर ऐसा होता है तो इंप्लॉइज पर क्या इंपैक्ट आता है। अगर ऐसा होता है तो इंप्लॉइज के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला इंपैक्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट जो इंप्लॉइज पर लिखा है वो ये लिखा है कि कंबाइंड बिजनेस इज मोर सिक्योर एंड देयर आर मोर करियर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। अब जाहिर सी बात है, पहले एक बिजनेस था, अब दो हो गए कंबाइन होके। इमेजिन करो, इमेजिन भी क्या करने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। अब रीसेंट एग्जांपल आपको पाकिस्तान की दे देते। दो सेल्यूलर नेटवर्क्स थे, मोबलिंक, वारिद। मोबलिंक ने वारिद खरीद लिया। अभी पहले दो कंपनी थी, अब एक कंपनी हो गई। जब मोबलिंक ने वारिद को खरीदा तो दो कंपनी मिलकर एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गई, है ना। बिल्कुल हो गई। अब सीन ये है कि जब दो सॉरी, जब ये दो कंपनीज मिलकर एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो जो पुराने इंप्लॉइज थे उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहा है मोबलिंग में, वो तो बोलेगा मेरे तो मजे हो गए, क्योंकि जब मोबलिंग ने वारिद को खरीदा तो कंपनी का साइज बड़ा हो गया। अब कंपनी को ज्यादा मैनेजर, ज्यादा डायरेक्टर, ज्यादा रीजनल डायरेक्टर्स या असिस्टेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स चाहिए होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होंगी। तो पुराने इंप्लॉइज के लिए सबसे पहला फायदा यह कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस प्रमोशन के चक्कर में, क्योंकि जब कंपनी टेक ओवर करेगी दूसरी कंपनी को, तो वो कोशिश यही करेगी कि वो जो जिस कंपनी को खरीद रही है वहां पर अपने पुराने भरोसे के बंदे बिठाए। नए वाली कंपनी जिसको खरीदा है उसके मैनेजर को भगाए और अपनी कंपनी का पुराना मैनेजर लाके बैठा दे। या हो सकता है उस मैनेजर को बोले तुम काम करते रहो, अपने वाले मैनेजर को बोला तुम अब इसको मॉनिटर करो। तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी प्रमोशन की, और सबसे ज्यादा बेनिफिट पे पुराने इंप्लॉइज होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए क्रिएट होगी। लेकिन हां, रैशनलाइजेशन भी हो सकती है बॉस। अब आप बोलेंगे रैशनलाइजेशन, सिंपल सी बात है। अब मोबिलिंग ने वारिद को खरीदा, 100 आउटलेट मोबिलिंग के पास थे, 100 आउटलेट वारिद के पास थे। मोबिलिंग ने बोला भाई 200 आउटलेट की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले तो कंपेरेटर थे। जहां मोबिलिंग का ऑफिस खोला फड्डे में वारिद ने बराबर में ऑफिस खोल दिया, जहां वारिद ने ऑफिस खोला फड्डे में बराबर में मोबिलिंग ने ऑफिस खोल दिया। एक दूसरे को
गिराने में लगे हुए थे। अब मोबिलिंक बोलेगा हमारे 100 आउटलेट हैं और उन 100 के 100 आउटलेट के बराबर में वारिद के आउटलेट भी है। पहले तो वारिद कंपेटिटर था, तो हमें हर एरिया में चलाना जरूरी था। अब हमारे तो हमारी कंपनी है, तो क्या हमें अब 200 आउटलेट की जरूरत है? कितनी समझदारी वाली बात होगी ना कि हम कुछ वारिद के आउटलेट्स जो प्रॉफिट नहीं दे रहे उनको बंद कर दें, कुछ मोबिलिंग के आउटलेट्स जो प्रॉफिट नहीं दे रहे उनको बंद कर दें। 200 आउटलेट को गिराकर 100 आउटलेट पे ले आए, यानी धंधा डबल, कॉस्ट आधी। समझ रहे हो मेरी बात? धंधा डबल हो गया, कॉस्ट आधी हो गई, मजे लग गए। तो ऐसा भी होगा, इसको हम कहेंगे रैशनलाइजेशन। क्या कहेंगे? रैशनलाइजेशन। अच्छा, सिर्फ आउटलेट्स बंद नहीं होंगे, अब मोबिलिंग का भी सीईओ था, वारिद का भी सीईओ था। अब दो कंपनीज को मिला लिया है, तो दो सीईओ की जरूरत नहीं है, एक घर जाएगा। इसके पास 5 डायरेक्टर्स थे, उसके पास 5 डायरेक्टर्स थे, अब 10 डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, 5 डायरेक्टर घर जाएंगे, या 3 या 2 या 4, जो भी एक्स वाई जी। ले ऑफ्स तो होंगे। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं और थ्रेड्स भी होते हैं। अब आप मैनेजर हो, 10 साल से लगे हुए हो मोबिलिंग के अंदर, मोबिलिंग ने वारिद को खरीदा, अब वारिद का जो मैनेजर है वो आपसे अच्छा काम करता है, तो आपकी कंपनी बोलेगी जब हमने वारिद को खरीदा है और हमें जहेज में वारिद वारिद का फ्री में मैनेजर मिला है, तो इस वाले मैनेजर को भगाओ। आपको भगा दिया, आप 10 साल से काम कर रहे थे, कंपनी ने बोला अल्लाह हाफिज, चलता हूं, दुआओं में याद रखना, और आपकी जगह पे वारिद वाले मैनेजर को लाकर बिठा दिया। क्योंकि देखो, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए ना। कंपनी बोलेगी बॉस कुछ भी हो जाए, आप 50 साल से काम कर रहे थे, अगर हमें ऐसा बंदा मिल गया है जो आपसे अच्छा काम कर रहा है, तो अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, खुदा हाफिज, चले गए। अब ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम रैशनलाइजेशन भी हो सकती है, आउटलेट्स बंद हो गए, जॉब्स भी जाएंगी। अच्छा, रिएक्शन बड़ा सिंपल से है। जब आप इंप्लॉइज को निकालेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्शन का चांस है। अब आप पूछेंगे सर इंडस्ट्रियल एक्शन क्या है? इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब इंप्लॉइज ने हंगामा डाल दिया, फड्डा डाल दिया, हमें निकाला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, प्रोटेस्ट करेंगे, ओवर टाइम बैन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। अब कंपनी ने ऑब्वियस सी बात है, नई दूसरी कंपनी को खरीदा तो 1000 बंदे एक साथ निकाल दिए, क्या अब आपकी जरूरत नहीं है? तो 1000 बंदे आके फैक्ट्री की गेट के आगे लेट गए, अपने आप को आग लगा लेंगे, हमें हमारी नौकरी वापस दो। कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सिंपल है, तो पाकिस्तान में होता है, दुनिया भर में नहीं होता, लेकिन दुनिया भर में पीसफुल प्रोटेस्ट तो हो सकता है ना। ये बड़ा मसला है। अच्छा, तो ये तो था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का इंपैक्ट इंप्लॉयज के ऊपर। अब दूसरा आपके सामने लोकल कम्युनिटी, इस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, अब ये देखते हैं। लोकल कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा भाई? जूम इन भी कर दिया। अब बिजनेस अगर उसी जगह पर एक्सपैंड कर रहा है, तो फिर तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी, है ना। अब एक फैक्ट्री थी, बराबर वाली फैक्ट्री खरीद ली, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और हो सकता है जब एक बिजनेस ने एक्सपैंड किया दूसरे बिजनेस को, तो आसपास के जिन लोगों को जॉब्स मिल रही थी उनकी इनकम्स भी बढ़ सकती, हो सकता है ना। बिजनेस ने बोला भाई हमने एक्सपैंड कर लिया है, दूसरी कंपनी को खरीदा है, अब हम तुम लोगों को पैसे ज्यादा देंगे, सैलरी ज्यादा देंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, हो सकता है, पॉसिबल इंपैक्ट है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आसपास के रहने वाले लोगों की जॉब्स चली जाए। अभी हमने पढ़ा भी कि जॉब्स आ भी सकती हैं और जॉब्स जा भी सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। लोकल कम्युनिटी को इंपैक्ट पड़ सकता है ना, कि एक वारिद ने फॉर एग्जाम्पल एक एरिया के अंदर ऑफिस खोला हुआ था, मोबिलिंग ने खरीदा, अब मोबिलिंग उस एरिया में आके बैठ गया, वारिद के ऑफिस को मोबिलिंग ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन मोबिलिंग ने बोला इस आउटलेट पे, इस मोहल्ले में 10 लोग काम करते थे, हमें 10 लोग नहीं चाहिए, अब 5 लोगों से काम करेंगे, 5 लोगों को निकाल दिया, 5 लोगों से वो आउटलेट ऑपरेट हो रहा है, उसी एरिया के 5 लोगों की नौकरियां गई एक्सपेंशन से। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब अड्डा भी हो सकता है, लोकल कम्युनिटी वाले जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हो, फड्डा डाल दे, ठीक है, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके ये टेक ओवर रुकवा दे। होता है, बहुत दफा हमने देखा है। क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप भी बन सकती है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया,
कि हमारे मोहल्ले में ये फैक्ट्री नहीं खुलेगी, या ये टेक ओवर जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, दिमाग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करके फड्डे वड्डे डाल के इस प्रोसेस को रुकवा भी सकते हैं। हो सकता है। ठीक है ना। वो गवर्नमेंट को प्रेशर, खुद तो कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा मुल्क होता ना पाकिस्तान, तो वहां तो खुद ही आके लड़ाई झगड़ा करने, आग लगाना शुरू कर देते, पत्थर मारना शुरू कर देते कि काम रुको। जहां सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी से वहां ऐसा नहीं होगा। वहां वो गवर्नमेंट को इनकरेज करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे कि भाई ये जो टेक ओवर होने जा रहे हैं इससे सोसाइटी को नुकसान है, लोकल कम्युनिटी को नुकसान है, तो आप इस प्रोसेस को रोको। कि एक पढ़े लिखे कौम का जो है वो तरीका होता है काम करने का। ठीक है। अब तीसरा, कस्टमर पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है ना, कस्टमर क्या इंपैक्ट आएगा। अब पहला सिंपल, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है तो बिजनेस बड़े स्केल पर चला गया। एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा है तो बिजनेस बड़े स्केल पर चला गया। और हमने क्या पढ़ा है, जब बिजनेस बड़े स्केल पे जाता है तो बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करता है, और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने की वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब एवरेज कॉस्ट गिरेगी, हो सकता है बिजनेस कस्टमर से प्राइस कम चार्ज कर ले। हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है भाई, ठीक है ना, तो बिजनेस बड़े स्केल पे चले आता है। तो जब बिजनेस बड़े स्केल पे जाता है तो वो प्रोड्यूस भी बड़े स्केल पे करता है, और जब वो प्रोड्यूस बड़े स्केल पे करेगा तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट गिरेगी। और हो सकता है एवरेज कॉस्ट गिरने की वजह से वो अपने कस्टमर से कम प्राइस चार्ज कर ले। ठीक है, लेकिन एक नुकसान भी है। अब मोबलिंग और वारिद, इमेजिन करो दो ही लोग थे पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ज्यादा है, इमेजिन करो दो थे। मोबलिंग ने वारिद को खरीद लिया, पहले कंपटीशन था, अब कंपटीशन खत्म हुआ, मोनोपोली बन गई। मोबलिंग पहले लेता था 5 रुपए पर कॉल, अब मोबलिंग कहता है मैं तो बॉस हो गया, मेरे अलावा तो कोई है नहीं, अब कॉल करनी है तो 5 रुपए, और अगर कोई कॉल आपको करेगा तो 10 रुपए देगा। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन अर्ली 2000 में, या आई थिंक शायद लेट 90s में, जब नई नई ये कंपनीज आई थी, उस जमाने में कॉल आने के पैसे लगते थे। यानी अगर मेरे पास बैलेंस नहीं है ना, तो मुझे कॉल आएगी भी नहीं। अगर मेरी अम्मी ने मुझे फोन किया ना, बेटा कहाँ हो, कितनी देर में आ रहे हो, तो अगर मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मैं अपनी अम्मी की कॉल उठा नहीं सकता। मैं अपनी अम्मी की कॉल उठा नहीं सकता। अगर मेरी अम्मी ने से मुझे पूछ लिया ना कि बेटा कितनी देर में आ रहे हो, तो अगर मैंने कॉल उठाई तो मेरा बैलेंस कटेगा। तो उस जमाने में प्यार भी बहुत महंगा था। जानू जब फोन करती थी ना कि कैसे हैं आप, खाना खाया और नहीं खाया, तो उसकी जानू की बात सुनने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। ठीक है ना। तो ये एक इम्पैक्ट है। अब रिएक्शन भी आ सकता है कस्टमर की तरफ से। कस्टमर्स जो है वो देखा यार ये क्या तरीका है, तो कस्टमर्स जो है वो बाइकआउट कर सकते हैं कि यार ये तो इतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दी कंपनी ने, हम बाइकआउट करें, हम खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना, हो सकता है, फड्डा हो सकता है। या कस्टमर्स बोले यार ये क्या तरीका है, पहले तो 2 कंपनीज या 3 कंपनीज या 4 कंपनीज थी, कंपटीशन ज्यादा था, वैरायटी थी, क्वालिटी अच्छी थी, इनोवेशन आ रही थी, अब सब आना बंद हो गया, ये तो हमें नुकसान हो रहा है। तो कस्टमर्स बैकआउट भी कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। तो ये एक रिएक्शन है जो कंपनी की तरफ आ सकता है फ्रॉम द कस्टमर। ओके जी, स्टार्टिंग ऑफ विद थर्ड पॉइंट। अब एक तीसरा डिसीजन हमारे पास है। इमेजिन करो एक कंपनी ने जो है वो क्या कहते हैं मशीन्स लगा ली या आईटी लगा ली। अब आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत चीजें चेंज होती जा रही है दुनिया में। कंपनीज आहिस्ता 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो मशीन्स पे आ रहे, आईटी पे आ रहे, सॉफ्टवेयर लग रहे हैं, हाथ का काम जो है लेबर इंटेंसिव वर्क, हैंड ड्रिवन वर्क आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होता जा रहा है, मशीन्स पे आ रहा है सब कुछ। और वो बहुत सारे रीजन है क्यों आ रहे हैं, हम उन रीजन पे नहीं जा रहे। लेकिन सवाल ये कि एक बिजनेस का डिसीजन है, और डिसीजन ये है कि बिजनेस जो है वो आईटी परचेस कर, सही है, आईटी परचेस कर रहा है या मशीन्स लगा रहा है, अब जो भी है, या लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब पहला यहां पर ना ये इंप्लॉइज है, इंप्लॉइज पर क्या इंपैक्ट आएगा इसका। बड़ा सिंपल है। इंप्लॉइज पे सबसे पहला इंपैक्ट ये आएगा कि भाई अगर बिजनेस नई मशीन लगा रहा है या नए सॉफ्टवेयर लगा रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास पुराना सॉफ्टवेयर था, अब नया लगा लिया,
ठीक है ना, अकाउंटिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए। अब जब मैं नया सॉफ्टवेयर लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दूंगा कि भाई नया सॉफ्टवेयर चला रहे, लगा रहे, अब आपको नया सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ट्रेनिंग मिल जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलेगी तो एम्प्लॉयज की थोड़ी सी नई स्किल्स भी डेवलप होंगी उनके अंदर, और मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा आएगा। और साथ साथ हो सकता है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज भी निकले, बिल्कुल निकलेगी। ठीक है ना, नई मशीनरी आई या नई सॉफ्टवेयर आया, नई टेक्नोलॉजी आई, मैंने एक बंदे को बोला यार तुम पहले बहुत अच्छा काम करते थे, अब एक काम करो, मैं तुमको एम्प्लॉय से मैनेजर बना रहा हूँ, ये नए सॉफ्टवेयर को लगाना और इसको चलाना और ये सारी चीजों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ तुमको, और तुम संभालोगे। बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस आई थिंक यू आर मोर सुटेबल फॉर दिस जॉब, प्रमोट कर दिया। बट एट द सेम टाइम रिडंडेंसी भी आएगी। अब मशीन लगाने का मतलब क्या, कौन लगाता है मशीन? मशीन उस वक्त लगाता है बिजनेस जब उसको लेबर को हटाकर मशीन पे काम स्विच करना हो। तो क्या होता है, जब मशीन आएगी तो ऑटोमेटिकली, पहले 100 बंदे काम करते थे, मशीन आ गई, अब वो 100 बंदों की जगह 60 बंदे चाहिए, 40 बंदों की जरूरत नहीं है, तो 40 बंदों को उड़ा दिया। ये क्या हुई, ये रिडंडेंसी हो गई। क्या क्रिएट हो गई, रिडंडेंसी क्रिएट होगी। ठीक है जी, सीधी सी बात है। अब सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, रिडंडेंसी और वजहों से भी आती है। हो सकता है कंपनी को बंदे चाहिए, बट पुराना एम्प्लॉय जो है वो बेचारा इतना बूढ़ा हो गया है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा। अब आप इमेजिन करो आपके दादा या नाना, आई एम अज्यूमिंग कि वो 50s या 60s के आसपास होंगे या उसके अंदर होंगे। अब इमेजिन करो बेचारे वो जॉब करते हैं, और जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं उन्होंने जो है वो एआई का सिस्टम लगा लिया। अब आप बताओ, बेचारे आपके नाना जिन्होंने बचपन में कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं था, वो कुछ थोड़ा बहुत मोबाइल पे चलाना सीख गए। ठीक है ना, अब उनको आप एआई पे लेके जाओगे, वो कैसे अपनी जॉब पे एआई इंप्लीमेंट करेंगे? सिखाओगे कैसे आप उनको एआई? मुश्किल है ना यार, वो सीख ही नहीं पाएंगे। जब वो सीख नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी उनको बोलेगी भाई हमें तो अब वो बंदे चाहिए जो एआई चला सकते हैं, एआई आगे आप नहीं कर सकते, सॉरी, आपकी जरूरत नहीं है। तो वो एम्प्लॉयज जो नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दे विल एंड अप लूजिंग जॉब्स। और वैसे भी जो आजकल के देसी माँ बाप है वो अपनी बच्चों की बात सुनते कहाँ हैं? सिर्फ तभी सुनते हैं जब आप उनको व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई चीज चलाना सिखा रहे हो। दैट इज द ओनली टाइम व्हेन दे विल लिसन टू यू पीसफुली एंड क्वाइटली, वरना कहाँ सुनते हैं। ठीक है। अब अगेन, नया आईटी लगाया है, एम्प्लॉयज की शायद जॉब जाएंगी, कुछ भी होगा, तो वही मसला है, धरना, रिएक्शन, इंडस्ट्रियल एक्शन, फड्डे वड्डे एम्प्लॉयज की तरफ से आ सकते हैं, सिंपल। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है? अब हम आते हैं दूसरे उसके ऊपर, लोकल कम्युनिटी के ऊपर आते हैं। लोकल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जब नई आईटी या नई मशीनरी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोकल कम्युनिटी का फायदा ये होगा कि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उस एरिया के या उस सिटी के, हो सकता है उनके ऑर्डर्स बढ़ जाए। ठीक है ना, अब इमेजिन करो एक एरिया है, जहां पर फैक्ट्रीज है, उन फैक्ट्रीज के अंदर कंप्यूटर्स लग रहे हैं, तो आसपास की जो दुकान वाले हैं, बिजनेसेस हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स, यानी माउस, कीबोर्ड, लैपटॉप, मदरबोर्ड, पता नहीं जो जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? या बिजनेस ने मशीन्स लगा ली, तो उस मशीन की मेंटेनेंस के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो आसपास की दुकान वालों की उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। है ना, या आजकल फैक्ट्रीज में सोलर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक समझाने के लिए कह रहा हूं, तो उस फैक्ट्री के आसपास जो सोलर, बहुत सारी फैक्ट्रीज में सोलर लग रहे हैं ना, तो उन फैक्ट्रीज के आसपास जो लोग रहते हैं, बिजनेसेस हैं जो सोलर के कंपोनेंट्स बेच रहे हैं, उनकी जो है वो ऑर्डर बढ़ जाएंगे, या उनकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, या जो भी है उनकी सेल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है। अब दूसरा इम्पैक्ट ये भी है कि जब जितना आईटी आता जाएगा, उतने ज्यादा स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग चाहिए। आपको लोग आजकल कहते हैं ना स्किल बहुत जरूरी है, स्किल जरूरी है, आई एग्री, स्किल जरूरी है, क्योंकि आने वाला दौर स्किल का है। बट स्किल के साथ अक्ल और एक्सपोजर होना भी जरूरी है। तो आने वाले टाइम में स्किल की भी जरूरत होगी और डिग्री की भी जरूरत होगी। जिन लोगों के पास स्किल या एजुकेशन नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ऑब्सोलीट हो जाएंगे।
तो लोकल कम्युनिटी पे ये भी इंपैक्ट आएगा कि वो लोग जिनके पास स्किल्स नहीं है या जिनकी एजुकेशन लेवल कम है, ऑटोमेटिकली दे विल एंड अप लूजिंग जॉब्स। अब क्या हो सकता है, लोकल कम्युनिटी रिएक्ट कैसे करेगी बिजनेस की तरफ? बिजनेस पे प्रेशर डालेगी। क्या आप जो है वो हमारे जो आसपास के जो लोग रहते हैं आपके पास काम करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दें, आप उनको ना निकालें, आप उनको सिखाएं, किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करें, उनको जॉब से ना जाने दें। ये रिएक्ट करेगी लोकल कम्युनिटी बिजनेस की तरफ। देन कस्टमर, कस्टमर के तो मजे लग जाएंगे भाई। अब आईटी आ रहा है ना, मशीन्स आ रही हैं, तो आईटी आ रहा है, मशीन्स आ रहा है, ऑटोमेटिकली आईटी और मशीन्स का मतलब क्या है? बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी इंहांस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉस्ट भी गिरेगी। इंसान काम कर रहा है तो इंसान से गलती होने के चांस है, मशीन की गलती होने के चांस कम है, तो क्वालिटी भी इंहांस होगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कस्टमर के तो मजे लग गए। हो सकता है कॉस्ट भी कर जाए, जिसकी वजह से कंपनी प्राइस चार्ज कर ले। दूसरा, क्वालिटी तो एनहांस हो ही जाएगी। बट देन एक मसला ये है कि मशीन्स के साथ रिलायबिलिटी के मसले, ये बड़ा मसला है। मशीन लगा तो ली लेकिन मशीन खराब हो गई। अब एम्प्लॉय भी गए, 100 बंदे काम कर रहे हैं ना, डेंगी हो गया, 10 बंदे गायब है, 80-90 बंदे तो आ रहे हैं ना काम पे, या 90 बंदे तो आ रहे हैं ना काम पे। अब उनको निकाल के आपने एक मशीन लगा ली, अब बिजली चली गई, वो एक ही मशीन है, कर लो काम बंद। अब एम्प्लॉयज बिजली से थोड़ी चलते, वो तो बिजली के ही, तो ओनर बोलेगा, 4 गालियां देगा, बोलेगा काम करो भाई, क्या मसला है, बहुत गर्मी हो रही है, पंखे खोल, वो खिड़की खोल लो, कुछ भी करो, काम कंप्लीट करो। मशीन कैसे चलाओगे? या मशीन पे आग लग गई, या जल गई, या कुछ भी हो गया, मशीन तो रुक गई। अब जब तक वो रिपेयर नहीं होगी या लाइट वापस नहीं आएगी, काम नहीं होगा। तो मशीन्स के मसले भी हैं अपनी जगह, जिसकी वजह से प्रोडक्शन लेट हो सकती है और सप्लाई में डिले आ सकती है। लेकिन ये है कि अगर बिजनेस ने मशीन्स लगा ली और अच्छी क्वालिटी दे दी और कॉस्ट गिरने की वजह से कम सेलिंग प्राइस चार्ज कर ली, तो डेफिनेटली बात है भाई, सेल्स बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉसिबल डिसीशंस बिजनेस के, जिनकी जिनके स्टेक होल्डर पे क्या इंपैक्ट आएंगे, और इनकी वजह से स्टेक होल्डर्स जो है वो बिजनेस की तरफ क्या रिएक्ट करेंगे। जी।